रोग तो पहले था ही नहीं। कर्कटा अर्बुद के नाम से मात्र एक गांठ का रोग होता था। आज यह कर्कटा अर्बुद जो है पूर्ण रूप से कर्कट हो चुका है, पूर्ण रूप से अपने शरीर में अपना जाल फैला चुका है। बोन में देखिए हड्डी का टेम, बच्चादानी में देखिए बच्चादानी का कैंसर हो गया, ब्रेन में देखिए ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट में देखिए ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, गले में देखिए गले का ट्यूमर हो गया। कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां वो फोड़ा नहीं बनता हो। पहले फोड़ा एक बनता था दिमाग के अंदर, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते थे, जिसको कैंसर के नाम से जाना जाता था। आज कैंसर पूरे शरीर में बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? इसी बात को समझाने के लिए हम रोहतक में हुड्डा सेक्टर 1 1051 में रोजाना खाली पेट नाड़ी देख करके आप लोगों का इलाज करते हैं और सही कारण बताते हैं कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, आपके शरीर का जो रोग है उस रोग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रहने का क्या तरीका है, इस विषय पर हम बताते हैं। चाहे माइग्रेन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, गठिया हो, आपको एसिडिटी का रोग हो, प्रमेह, शुगर का रोग हो, घुटनों का दर्द हो या पौरुष शक्ति की कमी हो, महिलाओं को लिकोरिया का रोग हो, सिर का दर्द हो, मोटापा, कमर का दर्द जिसको डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं, इस प्रत्येक रोग को हम जड़ से खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करते हैं परहेज के साथ। और परहेज क्या है? तली हुई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो रोग के कारण बताए गए हैं, अति स्निग्धात, शीत उष्ण, अकर्म सेवनात्, अध्यसनात्, अजीर्णात्, अति संताप, क्रोध, शोकस्तथा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, यह आपकी बीमारी का कारण है। जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ये बीमारी का कारण है। ज्यादा तली हुई चीजों का जो प्रयोग करते हैं, ये बीमारी का कारण है। जो आप ड्राइड फ्राइड चीजें खाते हैं ना आजकल बाजार की चीजें, ये सभी आपकी बीमारी के कारण है। और शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, अगर शीत के साथ ठंडा और ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी का कारण है। क्योंकि प्रत्येक रोग के बीमारी का कारण क्या है? वो यही कारण है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। आप उस परहेज पर ध्यान नहीं देते जो परहेज कराते हैं। और सबसे बड़ा तो कारण क्या है? आप लोगों के जो डॉक्टर्स हैं आपको अलग अलग विचारधाराएं देते हैं, अलग अलग प्रोग्राम बताते हैं और अलग अलग उनके तरीके होते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो कहा गया है, शास्त्रों में जो बताया गया है, उससे अलग कोई व्यक्ति ना कभी खोज कर सकता है ना करेगा। पंजाब से बहन उमा जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहती हो? जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरी बेटी है, उसकी उम्र जान के 12 वर्ष है। उसका वेट बहुत ज्यादा है। देखिए, उसका वेट, मेरी बेटी है 12 वर्ष की। उसका वेट बहुत ज्यादा है। यानी हमने सभी टेस्ट कराए हैं, कोई टेस्ट में सब नॉर्मल है और उसका वेट है 55 kg। भोजन के बीच में मोटे व्यक्तियों को गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। कोसा गर्म पानी जब भोजन के बीच में आप प्रयोग करेंगे, आपका मोटापा कम हो जाता है। दोपहर में भोजन न करने से मोटापा अपने आप कम हो जाता है। सुबह शाम भोजन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। परांठों का प्रयोग या तड़के का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हो सके तो सड़क के दोनों तरफ आपको अपामार्ग मिलता है, उल्टा भ्रुट कहते हैं, चिरचिटा भी कहते हैं। अगर उल्टा भ्रुट मिल जाता है तो चिरचिटा मिल जाता है। उस चिरचिटे को जड़ समेत उखाड़ लीजिए और छोटे छोटे उसको साफ करके पानी में छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसके 2 चम्मच वो टुकड़े 2 गिलास गर्म पानी में डाल करके जब आधा गिलास रह जाए, उस आधा गिलास का प्रयोग कर लीजिए। आप सदा के लिए ठीक हो जाएंगे, मोटापा दूर हो जाएगा। बहुत से लोग मोटापे में क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं। अरे खाना बंद कर दोगे तो फिर भी गाड़ी खराब हो जाएगी। ज्यादा खाएंगे तो भी गाड़ी खराब हो जाती है। नहीं खाएंगे तो चक्कर आएंगे, चेहरा काला हो जाएगा, हाथ पर कांपने लग जाएंगे, डिप्रेशन का रोग पैदा हो जाता है। इसलिए मोटे व्यक्ति को खूब घी का प्रयोग करना चाहिए। रोटी पर सब्जी में घी धर करके खाइए सुबह और शाम। दोपहर में भोजन ना करें और रोजाना एक्सरसाइज करें। द्वि पुरुष का द्वि भुंजाना वाम सही स्वल्प मैथुन परिश्रम है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और आधा घंटा खा करके लेफ्ट हैंड को सोता है, लेटता है, और जो 2 बार भोजन करता है, 2 बार मल का परित्याग करता है, वह व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं रह सकता। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में आप अगर घर पर पढ़ना चाहते हैं तो चरक है हमारा, आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह,
हरित संहिता, बेल संहिता, पाराशर संहिता, जातुकर्ण संहिता, ये संहिता ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में आपका प्रत्येक रोग के बारे में इलाज लिखा हुआ है। उनका हिंदी व्याख्या भी दी हुई है और संस्कृत में भी लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि जो मैं बता रहा हूं कि ये व्यवस्था जो है आपके आहार का ठीक ढंग से प्रयोग न करने के कारण आज लोगों के अंदर मोटापा आता है। तो मोटापे को दूर करने के लिए अगर विडंग अरिष्ट मिल जाता है, 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी भोजन के बाद प्रयोग कीजिए। और इसी के साथ आप विडंग आदि लोह की वटी आती है या शिलाजत्व आदि वटी आती है, इसकी एक गोली दोनों टाइम भोजन के पश्चात, या पुनर्नवादी मंडूर की टैबलेट आती हैं, उस पुनर्नवादी मंडूर की वटी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जो आपके मोटापे को कम करता है। लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी बना करके खिलाइए, जिससे आयरन तत्व पूरा होकर के शरीर में रक्त का निर्माण होता है, मोटापा नहीं आता, कफ नहीं बनता है, मोटापा रुक जाता है। अगर आप सिल्वर के बर्तनों में भोजन को, दूध को, पानी को पकाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो मोटापा बढ़ता है। लेकिन अगर आप सब्जी का, दाल का, दूध का लोहे की कढ़ाई में निर्माण करते हैं तो आपके चेहरे पर तेज बन जाएगा, शरीर में खून का निर्माण हो जाएगा और मोटापा बंद हो जाएगा। नहीं तो हम आपके यहाँ शाखाएं खुली हुई है, हमारी शाखा से आप हमारे द्वारा बनाए गए वैदिक कटुअर्क का प्रयोग कीजिए। वैदिक कटुअर्क मात्र एक ऐसी औषधि है जो आपका पेट तो साफ करती ही है, मोटापे को भी कम करती है। जिसकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, नर्व वेरिकोज बोलते हैं, पिंडलियां मोटी मोटी हो जाती है, दर्द होता है, रात के समय जलन होती है, और जिसका रक्त कभी भी नहीं बनता, रक्त अल्पता का जो रोगी हो, अगर वो व्यक्ति हमारे द्वारा बनाए गए इस वैदिक कटुअर्क का प्रयोग करता है तो तुरंत ठीक हो जाता है। यवक्षार आदि चूर्ण है, इसी के साथ उसका प्रयोग कीजिए। पुनर्नवारिश जो हमारा बनाया हुआ है आप उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि बनाने वाले का बड़ा प्रभाव होता है, भावों का बड़ा प्रभाव होता है। जिस भाव से आपने जिस औषध का निर्माण किया है उस औषध का वैसा ही प्रभाव होता है। जैसे बारात की भोजन है, आप एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं कर पाते, दूसरा समय नहीं कर पाते हैं। भले ही बारात का भोजन करते हुए आपने बहुत सराहा हो, बहुत सुगंधी आती हो और बड़े खुश दिल से आपने खाया हो, लेकिन अगले दिन उस भोजन का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वहां बनाने वाले का भाव होता है कि मुझे बारात को एक रोटी देनी है, दूसरी देनी नहीं, तो वहां आप दूसरा भोजन कर ही नहीं सकते। इसी तरह से भावों का बड़ा प्रभाव है। जिस औषध का एक वैद्य निर्माण करता है, वैद्य का मतलब वेत्ती, वैद्य जो जानता है उसको वैद्य कहते हैं, और जो वैद्य स्वयं अपने हाथों से जिस औषध का निर्माण करता है तो उसके भाव होते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कि किसी व्यक्ति को भी दुख ना होवे, सभी व्यक्ति सुखी रहे, कोई भी व्यक्ति जो है दुख को ना प्राप्त करे। इस तरह के भावों से जिस औषध का हम निर्माण करते हैं उस औषध का प्रयोग करके देखिए, वह औषधि वैसा ही काम करेगी। जैसा कि आजकल इंग्लिश वाले कहते हैं ना कि इंजेक्शन लगा देंगे, नस में जाएगा, तुरंत काम करेगा। हमारा तो भावों की जो औषधि है वह आपके हाथ पर आते ही, हथेली पर आते ही, वागति गंधन है यो प्रसार्यति हिति वायु, जो वायु उसका गंधन के द्वारा प्रसार करके आपकी नासिका तक पहुंचेगा तो नासिका पर जाते ही वो अपना रिजल्ट दे देता है। होशियारपुर से कुलविंदर सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। हाँ जी वैद्य जी, मैं खांसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो आपने पहले बताया ना, फर्स्ट में बताया था, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। हाँ जी हाँ। तो मेरे को खांसी नहीं हट रही जी। मैं एंटीबायोटिक भी लिया है 2-3 हफ्ते, फिर भी रात को खांसी होती है। जब सुबह शाम सैर को जाता हूँ तब बहुत होती है। देखिए, दूसरा मेरे पैरों में जलन होती है। अच्छा। जैसे ऐसे मेरे पैरों से आग निकलती है, ऐसे जलन महसूस होती है, और पैर थोड़े सुबह को उठते के टाइम अकड़ जाते, जैसे फिर मालिश मुलिश करता हूँ, फिर जरा चलता हूँ। देखिए, 2 चीज है जो खांसी और ये मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चलो दवाई सुनिए, आप मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। आपकी खांसी का जो इलाज है, अगर आपको सूखी खांसी आती है तो आपको चाहिए 2 खोए की बर्फी लेकर के 1 गिलास दूध को गर्म करके उसको अंदर बर्फी घोल करके उसको पी जाइए, और काले नमक की एक डली मुख में रख करके उसको चूसते रहिए, आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। नहीं तो आपके घर में लहसुन होगा और बाजरा होगा, 1 मुट्ठी लहसुन और थोड़ा सा बाजरा 1 मुट्ठी के बराबर, उसको तवे पर जला दीजिए, उस पर कटोरी रख दीजिए। जब जल करके राख हो जाती है, उसकी 1 चुटकी राख को दिन में 3-4 बार चाटिए,
आपकी खांसी दूर हो जाती है। और अगर तरखासी है, कफ आता है, तो उस कफ की खांसी को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि अदरक और गुड़ को थोड़ा सा गर्म करके अदरक मिला करके उसके साथ खा जाइए। भोजन के बीच में गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपकी खांसी दूर नहीं होती है तो आपको चाहिए कि अजवाइन का हलवा बनाइए। गेहूं के आटे के हलवे में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके उसका प्रयोग कर लीजिए, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। चाहे तर खांसी हो, चाहे आपकी सूखी खांसी हो, प्रत्येक प्रकार की खांसी का इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं होता। नहीं तो आयुर्वेद के अंदर द्राक्षास्व आता है और आप भी मुनक्का ले सकते हैं। मुनक्के को तवे पर भून करके गरम करके उसका बीज निकाल दीजिए और उसके साथ तिरकुटी में होता है सौंठ है, काली मिर्च और पीपल। सौंठ का मतलब है आर्द्रयति जिह्वामिति आर्द्रक है, जो जिह्वा के रस को पैदा करता है, जो खुश्की को दूर करेगा, उसका नाम अदरक है, उसी का नाम सौंठ है। और दूसरा मिर्च है, मार्यंती विषाणु धातु नीति, जो धातुओं के विषाणुओं को नष्ट करता है, उसका नाम मिर्च है। आप इस मिर्च का प्रयोग कीजिए। और पिपली परिपोषित धातु नीति पिपली, जो शरीर में आपकी धातुओं का परिपोषण करता है, उसका नाम पीपल है, जिसको मघ पीपल भी कहते हैं। एक बार एक रोगी आया, बोला वैद्य जी आपने कहा था सौंठ काली मिर्च और पीपल मिला लीजिए। मैंने सौंठ और काली मिर्च तो 100 ग्राम ले लिए, लेकिन पीपल के पत्ते लेने थे या टहनी लेनी थी। भाई पीपल वो नहीं है जो पीपल का वृक्ष है, पीपल एक मघ पीपल बोलते हैं, जो गरम मसाले में पड़ता है, उस पीपल का प्रयोग कीजिए। पीपल के साथ काली मिर्च और सौंठ बराबर मात्रा में मिला करके इसी के बराबर के हिस्से का सेंधा नमक मिला लीजिए। एक चुटकी भर दिन में 4-5 बार चाटिए, आपकी खांसी का रोग दूर हो जाएगा। नहीं तो जलंधर के अंदर, फगवाड़ा के अंदर, पातड़ा के अंदर और आपके लुधियाना में, जो भी जगह आपके नजदीक हो, वहां हमारी शाखा खुली हुई है। हमारी शाखा से आप हमारे द्वारा बनाए गए रसायन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि रसायन जो है आपके पैरों की जलन को भी दूर कर देगा। आपकी नसों में, पैरों पिंडलियों के नीचे जो बांटे आते हैं, ऐंठन आती है, जो खून की कमी के कारण होता है, ये उसको भी दूर कर देगा। और आपकी इंटेस्टाइन को, आंतर सिस्टम को मजबूत करके खाए हुए आहार का खून बनाएगा, रक्त बनाएगा। जब रक्त बनेगा ताकत आ जाएगी और कफ बनना बंद हो जाएगा। और जब कफ नहीं बनेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। कफ का रोग क्या है? जब पाचन संस्थान कमजोर होकर के खाए हुए आहार का रक्त ना बन करके कफ बनता है और वह कफ गर्मी की अधिकता से सूख जाता है, तो सूखी खांसी आ जाती है, काली खांसी जिसको कहते हैं, कुकर खांसी जिसको कहते हैं। और अगर गर्मी कम होती है तो वह कफ बाहर निकलता है, उसको खांसी का रोग कहते हैं। तो आपके इंटेस्टाइन को हमारे द्वारा बनाया गया जो रसायन है वो उसको ठीक कर देगा, क्योंकि रसायन वो चीज है जिसका प्रयोग करके शरीर के अंदर कोई भी धातु अगर कम काम कर रही है, कोई भी अंग कम काम कर रहा है, उससे पूरा काम कराने का कार्य जो है वह रसायन पूरा करता है। क्योंकि रसायन के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णाश्च दृढ़े इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायनों से भी पुरुषो प्रतिष्ठ है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है, उसके कोष्ठ शुद्ध हो जाते हैं। जब आपकी अग्नि दीप्त हो जाएगी, खाए हुए आहार का पाचन अच्छे से हो जाएगा, तो कफ अपने आप बंद हो जाएगा। जब कफ नहीं बनेगा तो खांसी दूर हो जाएगी, और खांसी नहीं बनेगी तो दमा दूर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो रसायन है, जो हमने निर्माण किया, इस रसायन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका दमे का रोग, आपकी खांसी का रोग, आपकी हड्डियों में गर्मी आ गई है, दर्द होता है, तो प्रत्येक रोग उसी तरह से नष्ट हो जाता है जिस तरह से सूर्य के निकलने से अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा बनाए गए इस रसायन का प्रयोग करता है तो उसका प्रत्येक रोग अपने आप नष्ट होता चला जाता है। रसायन कोई रोग विशेष के लिए नहीं है, रसायन है आपके शरीर विशेष के लिए। शरीर के अंदर अगर कान काम नहीं करता तो कान की श्रवण इंद्री से काम कराएगा। आंख की अगर विजन सूख गया है तो आई विजन को ठीक करेगा। आपकी नासिका से सुगंध नहीं आती है, आपको घ्राण इंद्री काम नहीं कर रही है तो उससे घ्राण इंद्री का काम कराएगा। आपकी जिह्वा तुतलाना शुरू हो गया है, बोलते नहीं है, समय पर अटक जाते हैं, तो आपकी जिह्वा की इंद्री से आपका काम कराएगा। आपके दांत अगर झड़ जाते हैं, दांतों का झड़ना रोक देगा, हिलना रोक देगा, खून निकलना बंद कर देगा। क्योंकि दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ है, ये आपके प्रत्येक कोष्ठ को शुद्ध कर देगा। जब आपके कोष्ठ शुद्ध हो जाएंगे तो आपको कब्ज का रोग दूर हो जाएगा। कब्जी का रोग दूर हो जाएगा तो माइग्रेन नहीं रहेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूर हो जाएगा। दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ है। आपके कोष्ठ जो शुद्ध किए, पहला कोष्ठ है मलवह कोष्ठ।
मलवह कोष्ठ में अगर आपको बवासीर हो रही है, भगंदर हो रही है, तो बवासीर और भगंदर को भी जड़ से खत्म करता है ये रसायन। आप इसका प्रयोग कीजिए। बार बार आप बवासीर का ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन बवासीर का ऑपरेशन करने के पश्चात भी भगंदर बन जाता है और भगंदर का इलाज करते करते राम नाम सत्य हो जाता है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इस रसायन का प्रयोग कीजिए। यह रसायन जो है आज के इस कलयुग में बहुत ही उत्तम कार्य करेगा। महाभारत में आपने देखा होगा, भीम ने प्रयोग किया था, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया। च्यवन ऋषि ने इसका प्रयोग किया था, वृद्धावस्था के अंदर युवा हो गए थे और संतान को पैदा किया था। आप व्यक्ति भी इस कलयुग में हमारे द्वारा बनाए गए इस रसायन का जो प्रयोग करता है, वह रसायन का प्रयोग करके उसी तरह से शक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है कि बहुत से व्यक्तियों ने च्यवनप्राश का निर्माण किया, लेकिन वो च्यवनप्राश से खांसी भी नहीं जाती और यहां तक कि उसका अस्तित्व ही बदल दिया। च्यवनप्राश के अंदर 90% जो है आंवला होता है, लेकिन फिर भी उसको आप गर्मी में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बनाने वाले के भाव थे, बनाने वाले का जो तरीका था, बनाने वाले ने जिस औषधि का प्रयोग किया वह औषधि ठीक नहीं थी, जिसका प्रयोग करने से, जिनके बनाने से ना तो खाने से आपकी खांसी गई और प्रयोग करने से गर्मी में प्रयोग कर लेते हैं तो खून आ जाता है, दांतों से उल्टी आ जाती है, नक्शीर आ जाती है बच्चों को, क्योंकि उसको बनाने का तरीका गलत था। आप लोग अगर इसका प्रयोग कर सकते हैं, हमने जिस रसायन का निर्माण किया, इस रसायन का आप गर्मी में प्रयोग कीजिए, दोपहर में आप इसका प्रयोग कीजिए, जब बहुत तेज लूएं चलती हों आपके शरीर में ठंडक पैदा करेगी। इसी रसायन को आप सर्द में प्रयोग कीजिए, आपके शरीर के अंदर गर्मी को पैदा करेगा। यही तो कहता है प्रकृति। पंजाब से बहन हरजीत कौर जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हो। हाँ जी, हाँ बोलिए हरजीत कौर जी। पूछना चाहते हैं, मेरा बीपी अचानक बढ़ जाता है, एक बार को 9, 9:30, पौने 10 के बीच। देखिए, अचानक जो बीपी बढ़ता है उसका कारण होता है ज्यादा चिंता करना और स्ट्रेस करना। अगर ऐसी कोई बात है तो आप अपने नाक में सोते समय सरसों का तेल डालिए और रात को सोते समय अपने तलवों पर, अपने हाथ से पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करा करके, पानी लगा करके मसाज कीजिए। आपका सरसों ये जो है सदा के लिए बीपी ठीक हो जाएगा। भोजन के बीच में पानी पीने से बीपी ठीक हो जाता है। घूंट घूंट करके पानी पीजिए। पानी हम प्राणी नाम प्राणा, पानी जो है प्राणियों का प्राण है, लेकिन कब ग्रहण करना चाहिए? भोजन के बीच में। कैसे ग्रहण करना चाहिए? महुरम महुरम वारम वारम जिव्याम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिव्या को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए। घूंट घूंट करके एक और पानी भोजन का किया, एक घूंट पानी पी लिया। इस तरह से बार बार पानी का प्रयोग करके आप अपने कब्ज के रोग को दूर कर सकते हैं और आप अपने बीपी को सदा के लिए ठीक कर सकते हैं। जिस बीपी के लिए आपके डॉक्टर कहते हैं कि सारा जिंदगी आपको दवा खानी पड़ेगी, आप उसको सारा जिंदगी दवा ना खा करके आपको भोजन के समय अपना व्यवस्था को ठीक कर लीजिए, आपका बीपी उसी दिन से ठीक हो जाएगा। नहीं तो लुधियाना में, पातड़ा में हमारी, जालंधर में, फगवाड़ा में हमारी शाखाएं हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं। उन हमारी शाखाओं जो आपके नजदीक हो, वहां से आप हमारे द्वारा बनाए गए वैदिक कटोर को मंगाइए। वैदिक कटोर के साथ यवक क्षार आदि चूर्ण और पलिहांतक और शोथांतक वटी का प्रयोग कीजिए, तो आप वो ठीक हो सकता है और आपका बीपी सदा के लिए ठीक हो जाएगा। ना वो कभी बढ़ेगा ना कम होगा, लेकिन मन को खुश रखना। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन ठीक है तो कभी इस तरह का रोग पैदा नहीं होता। इसलिए नर्व सिस्टम आपका ठीक होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अति संताप क्रोध है शोकस तथा, मैंने बताया है आयुर्वेद कहता है कि जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जो गुस्सा करते हैं, ये सभी बीमारी का कारण है। ज्यादा गुस्सा करने से भी बीपी बढ़ता है, ज्यादा चिंता करने से भी बीपी बढ़ता है, तो आपको बीपी नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर तीसरा इसका कारण है जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। जो जन्म जन्मांतर का कर्म होता व्याधि के रूप में आता है, तस्य शांति जप तप होम सुरार्चना, उसकी शांति के लिए जप तप होम देवताओं की पूजा और अर्चना कीजिए। और देवता कौन है? यह आज सबसे बड़ी समस्या आपके सामने। बहुत से व्यक्ति आज नवरात्रों की तरफ चले हुए देवी की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन कौन सी देवी? जो आपकी माता देवी है, आपकी बहन देवी है, आपकी बेटी देवी है। आप उन देवियों का सम्मान कीजिए, उनके हाथ से बनाए गए भोजन का ग्रहण कीजिए, उनको उचित आदर सत्कार सम्मान दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वतत्र अफला क्रिया। जो व्यक्ति देवी माँ की पूजा करते हैं, आज आराधना पर लगे हुए हैं, उस प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए। तभी आपके व्रत का पूर्ण आपको श्रेय मिलेगा। जब आप ये संकल्प लेंगे
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कि जहां नारी की पूजा करी जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वे नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्व तत्र आफला क्रिया, वहां सभी प्रकार की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। उस व्यक्ति का सही रूप से पूजन है, उस व्यक्ति की सही रूप से देवी की पूजा है, जो इस वाक्त का सर्वस्व और सही रूप से पालन करता हो। मात्र मंदिर में जाकर के भोग लगा करके आरती का गान करने से देवी की मां कभी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने का अधिकार है, और आपका जो कर्म है वो उसके विपरीत अगर होगा तो देवी मां कैसे प्रसन्न हो सकती है, कैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपकी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब आप देवी मां के स्वरूप को, चाहे माता के रूप में है, चाहे वो मां के रूप में है, चाहे दादी के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, और चाहे बेटी के रूप में हो, उसका उचित सम्मान करें और सम्मान करके उसको उधर आदर सत्कार करें। तभी आपकी देवी की जो पूजन करते हो, जो अष्टमी और नवमी मनाते हैं, जो आज ये पर्व चला हुआ है आपका, ये आपका सफल हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं आप ये सभी चीजें तभी पूरी कर सकते हैं जब आप सदा के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं। यत्रायितास्तु न पूज्यन्ते सर्व तत्र अफला क्रिया, वहां सभी क्रियाएं अफल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार, 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हमारा हरियाणा विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर।
शिक्षा पाएंगे। यहाँ मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। विपक्ष के निशाने पर आए जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको, विरोधी दलों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। चाको को हटाने की मांग, जेपीसी के 15 सदस्य चाको के विरोध में। दिल्ली पुलिस के थप्पड़ पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कमिश्नर से मांगा जवाब, क्यों मारा महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़। चिटफंड घोटाले में फंसे सुदीप्तो सेन समेत 3 आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड, सुदीप्तो पर लोगों के करोड़ों रुपए डकारने का आरोप। चीन के साथ रिश्तों में तनाव पर बोले विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कहा दोनों देशों में जल्द खत्म होगा गतिरोध, 9 मई को चीन जा रहे हैं खुर्शीद। और देश की बेटियों के साथ आखिर कब थमेगी दरिंदगी, मुंबई के वडाला में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। देश का सबसे बड़ा स्कैम 2G आवंटन घोटाला एक ऐसा घोटाला बनकर उभरा जिसे लेकर सरकार को शुरू से ही फजीहत झेलनी पड़ी। इस घोटाले में एक नया मोड़ तब आया जब संसदीय संयुक्त समिति की रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें पीएम और वित्त मंत्री को क्लीन चिट मिलने की बात सामने आई। साथ ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सामने आया। बस क्या था, विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो 2G घोटाले पर बनी जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट को लेकर आज होने वाली जेपीसी की बैठक टाल दी गई है। तृणमूल सांसद अंबिका बनर्जी के निधन के बाद बैठक टालने का फैसला लिया गया। अगली बैठक 29 अप्रैल को होने की संभावना है। आज बैठक टलने से सरकार को राहत मिल गई, क्योंकि जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। 2G आवंटन घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट के लीक होने से उठी सियासी लपटों में कांग्रेस के झुलसने का खतरा बढ़ गया है। आज 25 अप्रैल है, मतलब मसौदे पर मुहर लगने का आखिरी दिन।
लेकिन इस पर समिति की सदस्य अंबिक बनर्जी के निधन के बाद बैठक को टाल दिया गया। इस मसौदा रिपोर्ट को लेकर अब 29 अप्रैल को बैठक होनी है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वक्त से पहले लीक हुई जेपीसी की रिपोर्ट में जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री चिदम्बरम को क्लीन चिट देते हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा पर ठीकरा फोड़ा गया, उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर आ गई है। स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम शामिल होने से एनडीए पहले ही खफा है। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जेपीसी सदस्य यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री को 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। सिन्हा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आपकी ही कैबिनेट के पूर्व सदस्य ए राजा ने आपके रुख को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, क्या समय नहीं आ गया है कि आप जेपीसी के सामने पेश होकर इन मुद्दों पर अपनी सफाई दें? बीजेपी ने जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने को लेकर आक्रामक रुख अपना रखा है। जेपीसी में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस, बीएसपी और एनसीपी के कुल 14 सदस्य रिपोर्ट के समर्थन में हैं। वहीं बीजेपी के 6 सदस्यों समेत जेडीयू, लेफ्ट, डीएमके, बीजेडी और एआईएडीएमके के कुल 14 सदस्य इसके विरोध में हैं। ऐसे में सारा दारोमदार टीएमसी और एसपी के एक सदस्य पर है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव पहले ही राजा की समिति के सामने पेश होने की वकालत कर चुके हैं। अगर जेपीसी की बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में बहुमत नहीं जुटा तो कांग्रेस की भारी फजीहत हो सकती है। साथ ही चेयरमैन पद से पीसी चाको का पत्ता भी साफ हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि 29 अप्रैल को होने वाली इस समिति की बैठक में आखिर नतीजा क्या निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि कई अहम फैसले इस बैठक में होने हैं और जिस तरीके से पीसी चाको को हटाने की लगातार मांग की जा रही है, उन्हें लेकर क्या कुछ होता है, इस बैठक के बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से घोटालों को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें फिलहाल इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही। जेपीसी पर यह जंग छिड़ी हुई है। तो 2G घोटाले पर बनी जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट को लेकर आज जो बैठक होनी थी, फिलहाल वो बैठक टल गई है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि बैठक टलने से सरकार को राहत मिली है। तो जेपीसी पर यह जंग छिड़ी है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, जिस तरीके से आज जेपीसी की बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक को टाल दिया गया है, बैठक टल गई है, कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है सरकार के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फैसला चल रहा था जेपीसी में, जो उनके अध्यक्ष हैं चाको के खिलाफ एक प्रस्ताव आना था उनके खिलाफ और बीजेपी इस पे लामबंद कर रही थी, एआईडीएमके, डीएमके और अन्य जो दल हैं उनसे बातचीत कर रही थी और आज एक बैठक भी हुई थी। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि चाको के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ सकता है। तो ऐसे में जो आज ये इसकी जो बैठक नहीं हो पाई है, उसके कारण सरकार को ये इस चीज में थोड़ा और वक्त मिल गया है मैनेज करने के लिए चीजों को। अपना अगर प्रस्ताव लाते हैं तो सरकार के लिए जरूर किरकिरी हो सकती है। हालांकि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कहना चाहिए कि और ममता की पार्टी से संपर्क में, और अभी जो 15 सदस्य हैं वो स्पीकर से भी मिल रहे हैं। ऐसी खबर भी आ रही है कि जो 15 जो सदस्य हैं जेपीसी के सरकार के खिलाफ वो मीरा कुमार से भी मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अग्निमा जी, जिस तरीके से बैठक तो टल गई है और इस बैठक में साफ है कि हंगामा जरूर होगा। विपक्ष ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, तैयारियां भी पूरी तरह से कर ली गई हैं। अब इस हंगामे से बचने के लिए और बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश की जाएंगी? क्या इस पूरे मसले पर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, जैसा कि इस चीज पर जो आपत्ति जो बीजेपी को खासकर ये आपत्ति रही है कि उनके जो अपने प्रधानमंत्री, हालांकि चाको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका नाम नहीं उसमें आ रहा है, लेकिन जो दूसरे दल हैं उनका ये भी कहना है कि एक तरफ आप एनडीए की सरकार को लपेटते हैं, दूसरी तरफ अपने ही जो यूपीए के प्रधानमंत्री जो सीधे इस चीज के लिए भी जिम्मेदार हैं उनको आप क्लीन चिट दे देते हैं, चिदम्बरम को क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये कहना चाहिए कि एक पूरे टकराव की स्थिति फिलहाल दिखती है। सरकार की कोशिश अगर अंक गणित की उसमें हो तो वो कोशिश, जैसे कि मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीएसपी से उनको उम्मीद है कि वो इस चीज में अगर ऐसा वोटिंग की स्थिति आ जाती है चाको के खिलाफ प्रस्ताव में तो उनको बचा लेंगे।
बिल्कुल, लेकिन अग्निवा जी, वोटिंग की आपने बात की, जेपीसी के अंदर 30 सदस्य हैं और जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए उसके मुताबिक दोनों ही यानी कि यूपीए और गैर यूपीए पार्टियों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर बराबरी का यहां पर दिखाई दे रहा है सीन। 14 कहा जा रहा है कि जो वोट है वो यूपीए की तरफ से पड़ सकते हैं समर्थन में, वहीं दूसरी तरफ जो 14 वोट हैं वो बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी का जो साथ दे रहे हैं, उनकी विचारधारा का जो साथ दे रहे हैं वो लोग वोट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो ये एक एक वोट यानी कि 2 वोट बेहद मायने रखते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें जो अभी हाल ही में सरकार से अलग हुई है, समाजवादी पार्टी की बात करें जो बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है और जब भी जरूरत सरकार को पड़ी है हमेशा उसने सरकार का साथ दिया है, ऐसे हालात में क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और ये दोनों पार्टियां किसका साथ दे सकती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर अब हम बात करें मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह हमेशा बचाते रहे हैं। ममता बनर्जी के भी इनके जो नेताओं के बयान आए हैं उनका ये जो बात आ रही है दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इसमें आना चाहिए, पेश होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी के उसमें भी बोल रहे हैं कि वो राजनीति भी कर रही है। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके जो नेता हैं, सांसद हैं, वो दोनों तरफ की जैसे हम बातचीत हो रही है तो उसमें दोनों बातें कह रहे हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि कोई सीधा फैसला ममता अभी के जो रणनीतिकार हैं वो खोलना नहीं चाहते हैं इस पे। तो ये देखना होगा अब नेक्स्ट जब बैठक होगी तो तब तक क्या गणित और बनता है बिगड़ता है, ये देखना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 14 कह सकते हैं जो पार्टियों के जो वोट हैं वो ड्राफ्ट के समर्थन में हैं, जबकि 14 जो वोट है वो ड्राफ्ट के विरोध में पड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां इस ड्राफ्ट के विरोध में हैं और वो सरकार की मुखालफत कर सकती हैं, इस ड्राफ्ट का विरोध कर सकती हैं। तो ड्राफ्ट के विरोध में कौन कौन है? बीजेपी के हरीन पाठक, सीताराम, सीपीएम की तरफ से, सीपीआई की तरफ से गुरुदास दासगुप्ता। वहीं डीएमके की बात करें तो डीएमके का भी वोट ड्राफ्ट के विरोध में पड़ सकता है। इसके अलावा डीएमके के तिरुचि शिवा भी ड्राफ्ट के विरोध में वोट कर सकते हैं। बीजेडी और टीएमसी भी ड्राफ्ट के विरोध में वोट करेंगी। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पार्टियां और पार्टियों के जो नेता हैं वो ड्राफ्ट के विरोध में, जो सदस्य हैं जेपीसी के, और वो इसके विरोध में वोटिंग कर सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ निर्भर करता है 2 पार्टियों पर, एक तृणमूल कांग्रेस और खासतौर पर समाजवादी पार्टी। फिलहाल इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो हाल ही में यूपीए सरकार से अलग हुई है और इस बार इस मौके पर वो जरूर ड्राफ्ट के विरोध में वोटिंग कर सकती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही सरकार का साथ देती रही है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर उसकी क्या राय है, क्या इस बार फिर से वो साइकिल का सहारा देगी सरकार को, या फिर वो अपनी राय रखती है, विरोध में, इस ड्राफ्ट के विरोध में वोटिंग करती है, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी पार्टियां हैं और साथ ही साथ वो कौन से नेता हैं जिनका अभी तक रुख साफ नहीं हुआ है कि वो ड्राफ्ट के पक्ष में वोट करेंगे या फिर उसके विरोध में, जिसमें न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र और दारा सिंह चौहान बीएसपी के ही, इनकी भी वोटिंग अभी साफ नहीं हो पाई है कि ये किसके पक्ष में वोट करेंगे। तो अभी तक तय नहीं है जिनके वोट, उसमें सतीश चंद्र मिश्र, दारा सिंह और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के, ये 3 नाम हैं जिनके अभी तक रुख क्लियर नहीं है, साफ नहीं हो पाए हैं कि वो इस ड्राफ्ट के विरोध में वोटिंग करेंगे या फिर इस ड्राफ्ट के पक्ष में वोटिंग करेंगे। तो जेपीसी की बैठक में बवाल मचना तय है और जिस तरीके से ड्राफ्ट के पक्ष में कई लोग हैं और ड्राफ्ट के विरोध में कई लोग हैं, अब इस ड्राफ्ट को क्या हरी झंडी मिल पाती है, ये फिलहाल इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लगातार अग्निवा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अग्निवा जी, जिस तरीके से वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को हमने दिखाया कि कौन कौन लोग, किस पार्टी के कौन से नेता हैं जो इस जेपीसी के सदस्य हैं, वो इस ड्राफ्ट के पक्ष में वोट कर सकते हैं या फिर इसके विरोध में। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की, उन नेताओं की जो इस सदस्य तो हैं लेकिन अभी तक उनके रुख साफ नहीं हो पाए हैं, जिसमें 2 बीएसपी के हैं जबकि 1 समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है आपको, क्या सरकार आसानी से इस ड्राफ्ट को पास करा पाएगी
या फिर कहीं ना कहीं आपसी में ही ये जो पूरा ड्राफ्ट है वो लटक कर रह जाएगा, क्योंकि आम सहमति बनना बेहद जरूरी है? हम बिल्कुल देखिए ये स्टैंड ऑफ हो जाएगा। अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो 15 मेंबर्स का ये एक मेमो लेके जो स्पीकर हैं उससे जो सदस्य हैं वो मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो विपक्षी दल हैं जो लामबंद हुए हैं सरकार के खिलाफ वो इतनी आसानी से अपने को पीछे खींचने वाले हैं। वहीं सरकार जो है वो भी टकराव के पूरे मूड में लग रही है। वो शर्तों को अभी तक के जो संकेत हैं वो मानती दिख नहीं रही है। उसकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस चीज को जो अंक गणित में वो हावी हो जाए, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि आधे आधे हो गए हैं। और वहाँ बीजेपी का ये कहना है कि जो चाकों है अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो जो खुद अध्यक्ष है उनको अपना वोट का इस्तेमाल वहाँ पे अपने मतलब खुद वोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में पूरा अभी ये चल रहा है। अभी ये स्पीकर से मिलके ये सब आएंगे तो देखते हैं कि किस तरीके से चीजें और सामने इनका रुख साफ होता है। बिल्कुल, लेकिन अभी जेपीसी सदस्यों से कहा जा रहा है कि बातचीत के बाद इस बैठक की अगली तारीख तय की जाएगी। क्या लगता है आपको, कब हो सकती है अगली बैठक? देखिए ये अभी जो चाको हैं जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्थितियां जिस तरीके से लामबंद हो गया है विपक्ष, उसको देखते हुए संभवतः हो सकता है कि इसको अगले हफ्ते हो सकती है, क्योंकि अभी एक कल का दिन और है, फ्राइडे फिर सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। तो शाम तक ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब तक होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे कि किस तरीके से जेपीसी की बैठक में बवाल मचेगा। हालांकि ये बैठक टल चुकी है, लेकिन अगली बैठक कब होगी अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बैठक में बवाल होना तय है, क्योंकि जिस तरीके से जेपीसी की तरफ से पेश किए गए ड्राफ्ट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया गया है। इससे लेकर विपक्ष बेहद नाराज है और यही वजह है कि विपक्ष ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। लगातार अग्निमंच हमारे साथ बनी हुई है, आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है। और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड
और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रूपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1500 रूपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेपीसी पर जंग लगातार जारी है। हालांकि आपको बताते चले कि जेपीसी की जो बैठक होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है और अगली बैठक कब होगी इसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुल मिलाकर इस बैठक में जरूर विरोध होगा। वहीं इसी बीच 2G घोटाले पर बने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के जो चेयरमैन है पीसी चाको को हटाने की मांग भी और तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि पीसी चाको को हटाया जाए। दरअसल नाराजगी विपक्ष की इस बात को लेकर है कि इस ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट जेपीसी की तरफ से पेश किया गया है, जेपीसी की रिपोर्ट में जहां एक तरफ मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया गया है और इसी बात से विपक्ष बेहद नाराज है। और इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से विपक्षी दलों ने मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में 15 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। तो फिलहाल जेपीसी की आज होने वाली यह बैठक रद्द कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान सांसद अंबिका बैनर्जी की मौत के कारण जेपीसी की जो बैठक है वो रद्द की गई है। फिलहाल अब अगली बैठक कब होगी, पूरी जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चैनल न्यूज से आशिफ इकबाल। आशिफ, आज होने वाली बैठक टल चुकी है, लेकिन अब क्या लगता है कब होगी अगली बैठक? क्या इसकी तारीख, क्या वक्त या तारीख मुकर्रर कर ली गई है? क्या जानकारी आपके पास? आशिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आज होने वाली बैठक टल गई है। वर्तमान सांसद अंबिका बैनर्जी की मौत के कारण इस बैठक को रद्द किया गया। ये जानकारी पीसी चाको ने दी कि इस बैठक को टीएमसी सांसद के निधन की वजह से रद्द किया जा रहा है। अभी तक अगली बैठक कब होगी उसकी तारीख का फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जेपीसी के जो कुल 30 सदस्य हैं उनसे विचार विमर्श के बाद ये तारीख तय की जाएगी। और फिलहाल एक बार फिर से हमारे साथ आशिफ इकबाल जुड़ गए हैं। आशिफ, टीएमसी सांसद के निधन की वजह से आज होने वाली इस बैठक को टाल दिया गया है, लेकिन अब अगली बैठक कब होगी, इसकी तारीख क्या मुकर्रर कर ली गई है, कब साफ होगा ये? बिल्कुल, देखिए तारीख मुकर्रर कर ली गई है नेहा। 28 तारीख को ये फिर से इसकी बैठक होगी, आखिरी बैठक होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट भले ही पूरे दिन के लिए अटर्न हो गया हो, लेकिन यहाँ पे कुछ सांसद जो जेपीसी मेंबर हैं, जेपीसी में 30 मेंबर हैं, उसमें से 15 सांसद मीरा कुमार जो स्पीकर हैं उनके पास पहुंचे और उन लोगों ने ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि जेपीसी के जो प्रेसिडेंट है पीसी चाको, उनका काम सही नहीं है, उनके काम से वो संतुष्ट नहीं है। उन लोगों का कहना है कि जब ए राजा को मेन अभियुक्त बनाया गया है और उनसे बुलाकर उनकी बात पूछी नहीं गई, उनकी बात को जाना नहीं गया, तो आखिर किस तरीके से आपने उन्हें सजा सुना दिया या पहले से फैसला दिखा दिया। इस बात पर ये तमाम लोग नाराज हैं और नाराजगी जाहिर करने के लिए इन लोगों ने मीरा कुमार जो स्पीकर हैं उनके पास इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि पीसी चाको को हटाया जाए। लेकिन अभी तक उधर से कुछ जवाब नहीं आया है, क्योंकि 15 सांसद ने इस बात के 15 मेंबर जो है वो इसके लिए पहुंचे थे कि उन्हें हटाया जाए, तो बाकी के 15 मेंबर इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं कि उन्हें हटाया ना जाए। तो इसलिए थोड़ा सा कसमकस बनी हुई है, कसमकस, और इसको देखना होगा कि आखिर इसमें फैसला क्या आता है। बिल्कुल, जिस तरीके से जेपीसी के ड्राफ्ट को लेकर जो वोटिंग होने की बात की जा रही है आशिफ, उसमें अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि जो गैर यूपीए पार्टियां हैं उनका बहुमत है, ज्यादा वोट उनके पास है। तो क्या लगता है आपको, पूरी तरह से समय सरकार घिरी हुई है? क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने रुख को क्लियर नहीं किया है, साफ नहीं किया है कि वो इस ड्राफ्ट के पक्ष में है या फिर इस ड्राफ्ट के विरोध में। क्या लगता है आपको, अंदर खाने क्या चल रही है चर्चा? क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी साइकिल का सहारा सरकार को दे सकती है?
बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं नेहा। और देखिए ये बात हमें भी है, क्योंकि हमने भी अपने पूरे तरीके से हमने पता किया कि आखिर पूरे रिपोर्ट के खिलाफ में कौन है, पक्ष में कौन है। देखिए खिलाफ में तो जो लोग हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन पक्ष में जो लोग हैं वो लोग कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर 3 लोगों की अभी तक साफ नहीं हो रही है चीजें कि क्या करेंगे वो लोग। खास करके बहुजन समाज पार्टी के 2 और समाजवादी पार्टी के एक मेंबर हैं। ये 3 मेंबर पर ही सरकार की इस वक्त तमाम मुश्किलों का सहारा दिख रहा है, तमाम परेशानियों का हल दिख रहा है। तो यही 3 लोग हैं। उसमें भी अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने बहुत साफ कर रखा है कि हम चाहते हैं कि राजा को बुलाया जाए, राजा से बातचीत करी जाए और राजा से पूछा जाए कि इन तमाम मसलों पर क्या क्या उनके पास जानकारी है। वही उन्होंने ये भी कर दिया है लगभग, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और जो चैनल 1 से खास बातचीत में सफाक्युर रहमान बर्ग जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा अभी कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि राजा को बुलाया जाए। जहां तक अध्यक्ष को हटाने और रखने की बात पर है तो इसका फैसला वो सीधे हमारी पार्टी का फैसला सुप्रीमो करेंगे। और सुप्रीमो ने अभी ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि वहां से हम लोग इसके साथ नहीं है, हम अध्यक्ष को हटाने के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी रुख साफ नहीं है। इसलिए इन तमाम मसलों पर आप ये कह सकती हैं कि इस पर अभी कुछ भी बहुत कुछ साफ नहीं है कि इस पर क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से विरोधी खड़े हैं उससे साथ देने वाले भी लोग खड़े हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पक्ष में भी लोग हैं, विपक्ष में भी लोग हैं, लेकिन जो पलड़ा है वो विपक्ष का ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में कैसे सरकार इस मुश्किल से निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेपीसी के चेयरमैन पीसी चाको को हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात की विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। और कुल मिलाकर देख सकते हैं, समझा जा सकता है कि ये मुश्किल का वक्त है सरकार के लिए। कैसे सरकार इससे निपटती है, क्योंकि भले ही आज होने वाली इस बैठक को टाल दिया गया है या ये बैठक रद्द हो गई है, लेकिन अब 28 तारीख वक्त मुकर्रर कर लिया गया है। 28 तारीख को अब अगली बैठक होगी और उस बैठक में हंगामा होना पक्का है, ये माना जा रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।